नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से साफ किया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरे देश के सामने उदाहरण पेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का यह मैंडेट है, क्योंकि चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की जाएगी। उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं और दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है, वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। श्रीमती कृष्णा देवी, वार्ड नंबर 19। वहीं स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया, बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि ये अभियान भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहेगा और उससे देश विदेश से आने वाले लोग यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगम के कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम ने 1 अक्टूबर 2022 से जो है। वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अल्मोड़ा में स्वच्छता अभियान की मेगा ड्राइव चलाई गई। पिछले 1 सप्ताह से अल्मोड़ा शहर के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता और स्वच्छता अभियान किया गया। वहीं अंतिम दिन बृहत स्वच्छता अभियान के तहत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस अभियान में जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने भी स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और अपने घर और शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। अल्मोड़ा में स्वच्छता पखवाड़े में 4 टीमें गठित की गई थी, जिनके नेतृत्व में स्वच्छता का सफल अभियान रहा। पिछले 2 सप्ताह से हम लोग अल्मोड़ा जनपद में स्वच्छता सप्ताह मना रहे हैं। दिनांक 12 जून से लगातार हम लोग, हमारी टीमें, कोर्ट की टीमें, प्रशासन की टीमें पूरे अल्मोड़ा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सफाई कर रही हैं। कोर्ट टाइम के बाद 4 बजे से 6 बजे। आज हम लोगों ने पूरे अधिकारियों की 4 टीमें बनाई हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में दिनांक 12 जून से 18 जून तक एक विशेष स्वच्छता सप्ताह हम मना रहे हैं। इसी के तहत आज अंतिम दिन हमने एक बृहद
स्वच्छता का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया हुआ है। इसके लिए हमने 4 टीमें गठित की है। सभी टीमें अभी सिमकनी ग्राउंड में उपस्थित थी। अभी उनको जो कार्यस्थल आवंटित किया गया वहाँ उन्हें रवाना किया गया है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ललित सतवाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को राष्ट्रभक्त बोलना सिर्फ राष्ट्रपिता का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब भी त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा दौरे पर आएंगे, यूथ कांग्रेस काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जो महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे को उन्होंने राष्ट्रभक्त करार दिया था, जिसके विरोध में आज जिला युवा कांग्रेस अल्मोड़ा के तत्वाधान में आप पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और साथ ही साथ युवा कांग्रेस अल्मोड़ा के समस्त युवाओं द्वारा महात्मा गांधी जी के अपमान में जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने बयान दिए हैं, इसके विरोध में जब भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा आगमन पर आएंगे तो उनको काले झंडे दिखाकर पूरा युवा कांग्रेस उनका विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये बात तथ्यहीन है और ऐसे सवालों का वो जवाब नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस रुड़की और हरिद्वार से पूरी तरह से साफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप हैं, इसलिए आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस को और झटके लगेंगे, इसलिए कांग्रेस अपनी फिक्र करे। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं। और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार के तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में, और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वहीं यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता कानून को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां इस कानून का ड्राफ्ट सबसे पहले सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कानून सभी के लिए बनेगा। इस कानून के लिए हर तबके के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद से भी ये कानून पारित होना चाहिए ताकि पूरे देश में यह कानून लागू हो सके। राज्य देश का बन रहा है जहां सबके लिए कानून बने। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहां सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिकों से हमने रायशुमारी की है। देहरादून से है जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ईश्वर से कामना की है कि कांग्रेस के भीतर चल रही अंतर्द्वंद जल्दी खत्म हो और उन्होंने कांग्रेस का एक दल नहीं है बल्कि उत्तराखंड में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, जिसका निर्वहन करने में कांग्रेस फेल साबित हो रही है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मुझे उस पर बहुत ज्यादा करना है। मुझे पता नहीं क्यों मीडिया जगत के लोग कांग्रेस के अंदर सुधार की कल्पना हमसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस केवल एक दल नहीं है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल का काम होता है कि सामाजिक विषयों को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो सरकार को अपना मेमोरेंडम दे, सरकार को सुझाव दे, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह विफल रही है। और अभी तक केवल आंतरिक द्वंद्व ही हैं कांग्रेस के अंदर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वंद्व समाप्त हों और मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका का वो निर्वहन करें,
जिसमें कि कांग्रेस फेल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अंतर्द्वंद को लेकर मुझे ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके अपने घर में जो हो रहा है उस पर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर हैं, उनके सभी फैसलों पर लगातार उंगली उठा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने तो कहा कि राज्य में सभी विभागों में जो है 40% कमीशन के बिना काम नहीं हो रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री ने लगभग सभी फैसलों पर उंगलियां उठाई। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो सबसे पहले यूसीसी कानून लाने जा रहा है। 30 जून से पहले इसका पूरा लेखा जोखा सरकार को ड्राफ्ट के रूप में सौंपा जाना है। ये रिपोर्ट देखिए, कैसा रहेगा यूसीसी कानून। प्रदेश की धामी सरकार देश का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाने जा रही है। हालांकि पिछले 1 साल के भीतर कमेटी ने यूसीसी के लिए लगभग मसौदा तैयार कर लिया है। ऐसे में उम्मीद है कि यह कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट को तैयार कर शासन को सौंप देगी, जिसके बाद इसे उत्तराखंड राज्य में लागू कर दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा, लिहाजा यह अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो धामी सरकार अपना संकल्प पूरा कर रही है और राज्य के लिए यह कानून सही होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूसीसी कानून देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और उत्तराखंड राज्य से बड़ा संदेश देश के अन्य राज्यों को जाएगा। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि उस समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहां सबके लिए कानून बने और इसके अंदर शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनेताओं से हमने राय शुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। वहीं कांग्रेस की माने तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा शुरू से ही राजनीतिक हथियार के रूप में रहा है जो जनता के समझ में कभी नहीं आया। बीजेपी के लिए धारा 370 और यूसीसी कानून बहुत पहले से ही राजनीतिक एजेंडे में शामिल होने वाले विषय रहे हैं, जिस पर अब केंद्र सरकार चुप है। धारा 370 और कॉमन सिविल कोड ये भारतीय जनता पार्टी के आज से नहीं जन्मजात मुद्दे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से इन मुद्दों पर इनकी चर्चा रही है और इन्होंने कहा है कि हम ये काम करेंगे। अगर आज वो काम कर रहे हैं तो वैसे तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है समान नागरिक संहिता लाने का। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार होती, संवेदनशील होती, अगर वो समान नागरिक संहिता लाना चाहती तो भारत सरकार लाती। वो तो केंद्र का कानून है, तब माना जाएगा। अब राज्य में अलग अलग राज्यों में आप उसको लाना चाह रहे, अलग अलग राज्यों की अपने अपनी विषम भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं। आप क्या बनाएंगे, देखते हैं किस तरह का ड्राफ्ट सरकार लाती है, क्या पब्लिक डोमेन में आता है,
उसके बाद उसमें और भी चर्चा करेंगे। लेकिन राज्य सरकार को कॉमन सिविल कोड बनाने की कोई पावर नहीं है, अधिकार नहीं है। अगर इनको बनाना था, ये चाहती हैं लागू करना, तो कम से कम भारत सरकार को उसमें पहल करती तो अच्छा है। जबकि यूसीसी का विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर केंद्र की बीजेपी सरकार सही है तो केंद्र में इस विषय को लाना चाहिए ताकि देश के अन्य राज्य भी इसे अपना सकें। प्रदेश में हो रही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार जल्द ही एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इस मामले में काम कर रही है और इस पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। मैंने कहा चरणबद्ध तरीके से चीजें तय होती है और माननीय मुख्यमंत्री से बहुत गंभीरता इस विषय को लिया है। हर जिले के अंदर हम समितियां बनाएंगे और समिति की रिपोर्ट के आधार पर भी चीजें तय होंगी। आखिरकार हमारे पास सीमित भूखंड है, हमारे यहाँ चाहे आवासीय भवन के लिए भूमि है तो सीमित है, औद्योगिक क्षेत्रफल हमारे पास सीमित है। मन में अगर कुछ कर गुजरने की लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया दिनेशपुर की मानविका मंडल ने। मानविका ने कड़ी मेहनत कर नीट की परीक्षा पास की और नीट की परीक्षा में 720 में से 723 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया। मानविका मंडल ने कोई भी कोचिंग नहीं ली और सिर्फ मोबाइल से पढ़ाई कर इस मुकाम को हासिल किया है। गौतम मंडल निवासी बसंतीपुर की बेटी मानविका बचपन से ही मेधावी थी। मानविका ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है और उसने हाई स्कूल में 84% और इंटर में 94% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में टॉप किया था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहली बात तो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती है, आपको अनलिमिटेड पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो फेल हुए हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, इससे आपका ही फायदा होगा। दिनेशपुर के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारी दिनेशपुर की मानविका मंडल जो नीट परीक्षा में लगभग 623 अंक से उत्तीर्ण किया है और दिनेशपुर के साथ साथ हमारे समाज का भी नाम रोशन किया है। हम लोग दिनेशपुर वासी और वहीं भारत स्वच्छ अभियान के तहत नगर पंचायत दिनेशपुर की अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में नगर पंचायत के सभी वार्डों में स्वच्छता सप्ताह के तहत स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि भारत स्वास्थ्य अभियान के तहत 12 से 18 जून तक विशेष स्वास्थ्य सप्ताह अभियान चलाएगा। 18 जून को एक वृहद स्तर पर सफाई अभियान था जिसमें कि सभी लोग को 4 घंटे का अपना श्रमदान देना है, जिसके तहत हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम जगह जगह जैसे हमने कुछ जगह चिन्हित कर रखी, जैसे वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 9 का ये वाला स्थान चिन्हित किया था, इससे सब्जी बाजार वाला, और जहाँ पे भी हमें ऐसा कूड़ा दिखेगा हम वहाँ पे श्रमदान करेंगे। वहीं हल्द्वानी शहर में जाम और यातायात की अव्यवस्था के लिए पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अब लोगों को अपनी कार या गाड़ियों को पार्किंग में ही रखना अनिवार्य होगा, नहीं तो प्रशासन अब ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगा। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हल्द्वानी शहर के बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई शुरू की जा रही है। महोदया ने एक निर्देश जारी किए थे कि शहर में जो भी रोड पर स्कूल हैं, मेन रूप से जो नैनीताल बरेली रोड है, हमारा जो अन्य रोड हैं, जो मुख्य मार्ग पर स्थित स्कूल हैं जिन्होंने अपनी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और उनके वाहन रोड पर पार्क होते हैं, उनकी स्कूल बसेस, स्कूल में छुट्टी के समय जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके वाहन भी रोड पे पार्क कराए जाते हैं, स्कूटी और स्कूटर वगैरह भी उनके रोड पे खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, एम्बुलेंस भी फंसती है और परिवहन का जो मार्ग है वो अवरुद्ध। वहीं जसपुर के मेन बाजार सब्जी मंडी में विगत वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सब्जी मंडी को हटा दिया गया था। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद उक्त सरकारी भूमि को कुछ लोगों द्वारा कार पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर नगर के समाज सेवी युवा नेता महेंद्र सिंह ने शहर के 3 मुख्य समस्याओं को
लेकर 4 दिन का धरना प्रदर्शन किया। वहीं अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने धरना प्रदर्शन पर बैठे युवक को समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं बाजार में इसलिए बैठा हूँ कि जिन लोगों को पहले बाजार सब्जी बेचते थे उनको हटा दिया गया था और अब जो है उनको हटाने के बाद खुद निजी अपनी कारें खड़ी करते हैं। ये किस अधिकार से बाजार में कारें खड़ी करते हैं, इनको हमें बताया जाता है। कुलदीप जी, चैनल साहब और सुबह हमारे जितने भी साथी हैं, तो सबने बताया कि बहुत ही नगर के अंदर एक व्यक्ति जो नगर के ही कामों के लिए बैठा है, उसकी सूद लेने के लिए कोई, अभी पता चला विधायक जी आए थे यहाँ पे, लेकिन प्रबुद्ध लोगों ने किसी ने सूद नहीं ली। तो हमने कहा कि हम चलेंगे वहाँ पे और उनकी बात को सुनेंगे। तो मैंने निवेदन किया नगर पालिका से, तो अपने राशिद भाई चेयरमैन साहब और ईओ साहब ये सब लोग यहाँ आए हैं और इनकी बात सुनी है। और नगर पालिका ने आश्वासन दिया है कि जो तीनों मांगे हैं, यानी कि शमशान घाट के पीछे जो सड़क है, यदि वो ठेकेदार ने काम उसको नहीं किया तो नगर पालिका संस्तुति करेगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। को लेकर माननीय महेंद्र जी ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसका संज्ञान नगर पालिका ने लिया गया और माननीय उपाध्यक्ष योजना आयोग के पूर्व विनय रोला जी के आह्वान पर इनको जूस दिलाकर इनका धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया और इनको आश्वासन दिया गया कि इनकी जितनी और जो मांगे हैं वो उनके समय से निष्पादित कर दी जाएंगी और जो मांगे मौके पर निष्पादित हो सकती थी उन्हें मौके पर ही। वहीं काशीपुर के रेलवे स्टेशन पर बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर बने टीन शेड को फाउंडेशन द्वारा ऊंचा किया जा रहा है। इसी के साथ ही प्लेटफॉर्म को भी ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में सवारियों के उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं होती हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के समतल होने के कारण यह कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऊंचा होने से यहाँ जब प्लेटफॉर्म ऊंचा होगा, ट्रेन आती है तो पैसेंजर को चढ़ने में परेशानी होती है, चढ़ने में परेशानी नहीं होगी, सब बिल्कुल बराबर का होगा। फिर उसके बाद थोड़ा ये रेलवे जो इलेक्ट्रॉनिक जो हो रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हमारी कुछ चल रही हैं और चलने वाली भी हैं, जैसे यहाँ से नहीं चलती हैं और दूर तक चलती हैं, इससे हमारी समय की बचत भी हो पाएगी। भैया है हम लोगों की फैसिलिटी के लिए हो रहा है, आने वाले टाइम के लिए हम लोगों को ही सुविधा मिलेगी। फिर इन लोगों ने काम कराया ना ये इलेक्ट्रिक लाइन बिछ रही है, तो हम लोगों के लिए सुविधा के लिए थोड़े बहुत दिन की परेशानी तो उठानी पड़ती है, कोई भी हो। वहीं कोटद्वार विधानसभा में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रविवार को झंडा चौक पर स्थानीय विधायक ऋतु भूषण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोटद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय मित्तल ने इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कोटद्वार की जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अघोषित बिजली कटौती हो रही है और जो हमारे विधायिका ऋतु खंडूरी जी, उनको कोई होश नहीं है, वो अपनी उसमें कोटद्वार के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। कोटद्वार की जनता आज परेशान है। बिजली कटौती साथ साथ जो है शाम का टाइम रात को बिजली चली जाती है, सारे व्यापारी परेशान है, धंधा चौपट हो रखा है और उसकी वजह से आज ये हालत है कि हर मोहल्ले में पानी की बोर द्वारा बहुत ज्यादा कमी है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद नेशनल अधिकारियों से कार्य की जानकारी भी ली। साथ ही साथ उन्होंने रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे 87 मार्ग का कार्य शुरू हो गया है, जो कि दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। सांसद जी को हमने ये जो पत्र दिया है, जिसमें 200 मीटर तोड़ने का आदेश था और 50 मीटर क्या नाम है चौड़ाई का था नगीना कॉलोनी तोड़ने का आदेश। इसमें तोड़ा गया है 1000 लंबाई मीटर तोड़ दी गई है और इसमें 200 मीटर करीब चौड़ाई तोड़ दी गई है। इसमें 250 मीटर करीब चौड़ाई तोड़ी गई है। अब इसमें हमने पत्र जो दिया है अजय भट्ट जी को, इसमें ये लिखा हुआ है क्या नाम है 200 मीटर का कोर्ट से आदेश था और क्या नाम नहीं था और 50 मीटर तोड़ने का चौड़ाई का आदेश था। इसमें तोड़ा गया है 200 मीटर। आज मैंने जो ज्ञापन दिया है हमारे माननीय आदरणीय सांसद जी को, उसका विषय है कि कल एक आदि पुरुष करके मूवी रिलीज हुई है, क्योंकि इसमें कि हमारे सनातन धर्म को लेकर हमारी
पुरुषोत्तम श्री राम जी को कैरेक्टर को लेकर एक बहुत ही बेहुदा फिल्म बनाई गई है, जिसको सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया हम ये समझ नहीं आया। उसमें ऐसे शब्दों का यूज किया है जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं है, देखने में भी अच्छा नहीं है। और देखिए रामायण जो जैसे हमारे टाइम में रामायण आती थी, हम देखते थे, हमारे पेरेंट्स ने दिखाई, तो हम लोगों को पता है कि उसमें क्या काम नहीं कर पाई तो वो चली गई। अब दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया है। NH को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था कि इतने समय में हम काम प्रारंभ कर दें, कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं उसी को देखने के लिए आया हूं। मैंने साफ कहा है कि जो पैरामीटर्स हैं बनाने के, उसी आधार पर हमारी सड़क बननी चाहिए। अगर उसमें कहीं पर गलती पाई गई तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके भीतर अगर कोई काम किया गया तो उसकी जिम्मेदारी NH की। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।